हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 का नाम है तरलों के यांत्रिक गुण और उसी के अंदर हमारा आज के टॉपिक रहेंगे द्रव चालित मशीन। द्रव चालित मशीन मतलब हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन जो होता है उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव चालित मशीन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे धारा रेखी प्रवाह और उसके बाद मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो हर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थियोरी देखने को मिलेगी या फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तुम्हें देखने को जरूर मिलता है और उसका नाम है बर्नौली का सिद्धांत, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा द्रव चालित मशीन, ठीक है। देखो द्रव चालित मशीन या फिर इसको दूसरा एक वर्ड सिंपल सा तुम बोल सकते हो हाइड्रोलिक मशीन। अब देखो तो इसका नाम हाइड्रोलिक मशीन क्यों पड़ा, क्यों हाइड्रो का अगर यहाँ पे देखें तो मशीन मतलब कोई एक तरह की मशीन होगी कि कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, तो किसकी मशीन है, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक में अगर वर्ड देखें तो एक वर्ड आता है हाइड्रो और यहाँ पे अगर हम देखें तो आ रहा है वर्ड द्रव। द्रव मतलब क्या हो सकता है, लिक्विड द्रव, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, शहद हो गया, ठीक है। ये सब चीजें हमारे किसके अंदर आती है, द्रव के अंदर। मतलब इन चीजों का उपयोग करके क्या की होगी, कोई मशीन बनाई होगी और उसका उपयोग करते हैं तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन या द्रव से चलने वाली मशीन। तो द्रव से चलने वाली तुम बोलोगे सर पेट्रोल भी तो होता है कि पेट्रोल डीजल हो गया, कि डीजल भी तो द्रव है, पेट्रोल भी द्रव है। उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलती है, ट्रेन चलती है, तो भी क्या होती है, हमारी हाइड्रोलिक मशीन होती है। नहीं, मतलब उसका उपयोग करके, मतलब उसको जला के या उसका एनर्जी का, ऊर्जा का उपयोग नहीं करना है हमें, ठीक है। उसके लिए देखो नॉर्मल सी चीज क्या होगी कि द्रव के लिए अगर हम देखें तो जैसे लिफ्ट होती है, ठीक है। लिफ्ट कौन सी, जो सर्विस सेंटर्स पे नॉर्मली अगर तुमने देखा हो तो जो कार को उठाने के लिए यूज करते हैं। सर्विस सेंटर में अगर कार को हमें वॉश करना, धोना हो तो उसके लिए वहाँ पे एक लिफ्ट लगी होती है। वो कार को क्या करते हैं, ऊंचाई पे लेके आते हैं और उसके बाद कार को पूरी तरह से नीचे से अगर कोई चीज खराब हुई तो उसको रिपेयर करने के लिए करते हैं। तो उस चीज को उठाने के लिए जो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे हम किसका, उसको उठाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लिक्विड का, ऑयल का उपयोग करते हैं, इसके लिए उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए अगर देखें तो उसमें कॉन्सेप्ट या सिद्धांत कौन सा लगता है, उसके लिए हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, पास्कल का नियम। तो पास्कल ने क्या बोला था, अगर समान ऊंचाई पे कोई चीज रहती है, समान ऊंचाई पे जितने भी द्रव होंगे तो सभी पे दाब का मान कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। ये चीज हमने देखी थी। बट यहाँ पे अगर हम एक चीज और देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज होगी कि अगर किसी द्रव पे तुम अगर दबाव लगाते हो या प्रेशर लगाते हो, किसी द्रव पे तुम बल या दबाव लगाते हो तो क्या करता है, सभी दिशाओं में समान दबाव का क्या करता है, प्रसरण करता है। मतलब उसके अंदर कोई भी दिशा में देखोगे जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदु पे तुम्हें दबाव का मान कैसा मिलेगा, समान मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक पहले चित्र देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से क्या नली लगाई है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग पात्र जोड़ देते हैं। देखो एक पात्र हमने जैसे मान लो नीचे से फरका है, ऊपर से चौड़ा है, एक हम जोड़ देते हैं ऐसा सीधा वाला पाइप, ठीक है, और एक हम ऐसा जोड़ देते हैं उल्टा, इस तरह का पाइप, ठीक है। और ये पूरे तीनों क्या है, एक पाइप से जुड़े हुए हैं। और पाइप से जोड़ने के बाद क्या है, यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, एक द्रव या पानी, वाटर के बोल देते हैं, वाटर प्रवाह कर रहा है, ठीक है। अब वाटर प्रवाह कर रहा होगा, धीरे धीरे वाटर अंदर बढ़ते जाएगा और यहाँ से जैसे मान लो हमने क्या कर दिया, अगर बंद कर दिया हो, ठीक है, तो इसके अंदर धीरे धीरे पानी आता जाएगा। तो पहले पानी क्या होगा, यहाँ तक जाएगा और फिर धीरे धीरे तुम और पानी अंदर भेजते जाओगे तो तीनों में क्या होती जाएगी, पानी कुछ ना कुछ ऊंचाई तक जाते जाएगा। और यहाँ पे अगर ऐसा प्रयोग जब किया गया तो यहाँ जब देखा गया तो उसमें क्या देखने को मिला, अगर इस पहले वाले पात्र में यहाँ तक अगर द्रव जाता है तो दूसरे वाले के अंदर भी क्या होगा, उतने ही लेवल तक, उतनी ऊंचाई तक क्या होता है, पानी बढ़ जाता है। और तीसरे वाले पात्र में भी उसी ऊंचाई तक पानी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिली। मतलब तीनों के लिए आकार कुछ भी उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, तीनों के लिए जो द्रव है, द्रव की ऊंचाई कैसी रहती है, समान रहती है। ये चीज एक देखने को यहाँ से मिली। ऐसा जब प्रयोग किया गया तो इस पर हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों के अंदर दाब भी कैसा होगा, समान। कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक दबाव लगा रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं, किसके द्वारा, पानी के द्वारा। और तीनों में क्या होती जा रही है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ऊंचाई बढ़ने से हमें पता है दाब के लिए सूत्र होता है हमारा ρ g h। तो तीनों के लिए अगर ऊंचाई समान है, तीनों के लिए अगर h समान है तो तीनों के अंदर दाब भी कैसा होगा, समान होगा, दबाव भी कैसा होगा, समान होगा, प्रेशर भी कैसा होगा, समान होगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। यहाँ से तुम दबाव लगते हो, आकार कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊंचाई अगर समान है तो तीनों के अंदर दबाव कैसा होगा, समान होगा, ठीक है। बस इसी चीज का हमें यूज करना है, ठीक है। अब देखो
अब हाइड्रोलिक मशीन में या जो तुमने देखी है कि हम बोल रहे हैं कि कार की जो लिफ्ट होती है, कार को उठाने के लिए जो लिफ्ट होती है, उसमें हम कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे देखो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसा कुछ बनाया जाता है, इस तरह से रहता है। एक साइड क्या करते हैं, पतला सा ट्यूब जैसा लगाते हैं, ठीक है। इधर एक क्या करेंगे, पतली सी ट्यूब जैसी लगा दी, और अब इधर क्या करते हैं तुम, जैसे कि मान लो इधर कर देते हैं, और इधर एक प्लेटफॉर्म जैसा बना देते हैं, और जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कार खड़ी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने कार खड़ी कर दी, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा दिया इस तरह से, और दूसरी तरह के यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, बल लगा देते हैं। यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, F1, ठीक है। यहाँ से एक हमने बल लगाया F1, और इसके अंदर अभी क्या मान लेते हैं, हमने द्रव भर के रखा हुआ है, ऑयल हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी भर सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अभी हमने क्या किया, देखो दोनों ऊंचाइयां समान रखी है। अब जैसे मान लो, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, F1 बल लगा रहे हैं, F1 लगा रहे हैं, और ये जो पिस्टन लगा होता है, पिस्टन अगर नॉर्मली बात करें तो पिस्टन किसको बोलोगे, तो पिस्टन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हो इंजेक्शन का। इंजेक्शन तुमने देखा होगा, इंजेक्शन होता है, उसके अंदर गोल एक पाइप रहता है, पाइप, और उसके अंदर एक ट्यूब जैसा, उसके अंदर तुम दबाते हो तो वहां से इंजेक्शन से आगे से निकलता है, और उसमें कोई लीकेज नहीं होता है, कोई पानी बाहर नहीं निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। तो उसी तरह से एक पिस्टन यहाँ लगा होगा और एक पिस्टन यहाँ लगा होगा। तो अब इस वाले पिस्टन पे हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो बल लगाएंगे तो ये द्रव क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, और ये द्रव अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये द्रव धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ऊपर जाएगा। और हमें ये चीज बोली अभी देखा था कि अगर इधर तुम जितना दबाव लगाओगे उतना ही दबाव यहाँ पे लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोल देते हैं कि यहाँ पे जो दबाव उत्पन्न हो रहा होगा, प्रेशर जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम बोल देते हैं P1, और यहाँ पे जो प्रेशर उत्पन्न हो रहा होगा उसको हम बोल देते हैं P2। तो हमारे लिए परिस्थिति क्या होगी, दोनों बराबर होगी, P1 बराबर P2, ठीक है। और यहाँ पे जो बल लग रहा है, देखो अब इसका क्षेत्रफल कम है और बल भी है, और इसका क्षेत्रफल हमने ज्यादा रखा है। क्यों ज्यादा रखा है उसका कारण हम बता देते हैं। बल के दबाव के लिए अगर हम सूत्र देखें तो इसके क्षेत्रफल को हम नाम देते हैं A1, और इसके यहाँ पे जो बल उत्पन्न हो रहा होगा उस बल को नाम दे देते हैं F2, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है ये, इस क्षेत्रफल को हम नाम दे देते हैं A2। तो यहाँ पे सूत्र क्या आ जाएगा, P1 के लिए F1 अपॉन A1 और F2 अपॉन A2, ठीक है चीजों पे। अब यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि F1 अगर हम लगाते हैं कितना, यहाँ से 5 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ से हम कितना बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, अगर A1 हम कितना रख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन 1 सेंटीमीटर की पाइप जितना सा है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लो क्षेत्रफल रख देते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा अगर यहाँ से अगर हम F2 ज्ञात करें, तो F2 देखो हम ज्ञात करेंगे, F2 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F2 बराबर F1 इंटू A2 डिवाइड बाय A1। F1 कितना है हमारा, 5 न्यूटन, A2 हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो F2 हमें कितना मिल रहा है, 5 गुने 5 25 न्यूटन। देखो मतलब एक पतली सी 1 सेंटीमीटर ट्यूब, मतलब इतने मार्कर जितनी सी ट्यूब होगी, उसके अंदर तुम द्रव भर के अगर दाब लगाते हो 5 न्यूटन सा, और यहाँ पे कितना बल उत्पन्न होता है, 25 न्यूटन। देखो तो 5 न्यूटन से हम 25 न्यूटन बल उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कम बल से भी तुम ज्यादा बल उत्पन्न कर सकते हो। मतलब तुम बल 5 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन कार पे कितना बल लग रहा है, 25 न्यूटन। मतलब कार को तुम क्या कर सकते हो, आसानी से उठा सकते हो। वही चीज अगर जैसे मान लो अगर कार को उठाने के लिए अगर हमें 50 न्यूटन चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन लगा दोगे तुम, तो सीधा सा बात है 10 न्यूटन से तुम क्या करोगे, 50 न्यूटन बल उत्पन्न कर पाओगे। और यही एक बेनिफिट है, फायदा है किसका, हाइड्रोलिक मशीन का। तो तुम कम बल से क्या कर सकते हो, ज्यादा बल उत्पन्न कर सकते हो। यही चीजें हमारी रियल लाइफ में उपयोग में होती है, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रखना तुम, P1 इज इक्वल टू P2, और ये, और इसमें यही फॉर्मूला का उसके तुम्हारे नेक्स्ट 2 उदाहरण दिए हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट से। F1 दिया होगा, A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, F2 पूछा होगा, या F2 दे दिया, दोनों में से किसी एक को F1 मान लो, दूसरे को हम F2 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आराम से नोट डाउन कर ले फटाफट। चलो इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा धारा रेखी प्रवाह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा धारा रेखी प्रभाव। धारा रेखी मतलब
अब यहाँ पे अगर सबसे पहले हम देखें धारा रेखी, धारा मतलब क्या होती है, कोई भी चीज बहना, किसी भी चीज का वहन हो रहा है। जैसे कि मान लो पाइप लगा रही होती है हमारे घर में, पाइप फिटिंग वगैरह सब क्या होता है, टंकी लगाते हैं हम, टंकी में से क्या होता है, पानी का वहन होता है, सभी अंदर पाइपों के अंदर क्या हो रहा है कि पानी का वहन हो रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखी प्रवाह या प्रवाह बोल सकते हो। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर हमने 3 वर्ड देखने हैं। ठीक है, क्या वर्ड देखने, तीनों वर्ड याद रखना। एक होगा हमारा अपरिवर्ती प्रवाह, एक आएगा हमारा परिवर्ती प्रवाह, ठीक है। अब देखो तीसरा थोड़ा सा अलग है, उसको नाम दिया अलग कलर से लिख देते, उसको हम बोलेंगे प्रक्षुब्ध प्रवाह, प्रक्षुब्ध प्रवाह। और इसके अलावा ये तो हो गए 3 प्रवाह के प्रकार, और इसी के बाद एक अलग से छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसको हम बोलेंगे धारा रेखा। देखो, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपरिवर्ती प्रवाह। अपरिवर्ती का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। अपरिवर्ती मतलब क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास प्लास्टिक की पाइप है, ठीक है, और इसके अंदर क्या कंसीडर करें, जैसे कि मान लो पानी, यहाँ से हमने पानी एंटर किया और यहाँ से पानी निकल रहा है, उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो पानी कैसे गति कर रहा होगा, एक समान वेग से गति कर रहा होगा। सभी पानी के जितने भी कण होंगे सभी क्या कर रहे होंगे, एक समान रूप से गति कर रहे होंगे। तो ऐसे प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, अपरिवर्ती प्रवाह। क्या बोलेंगे, अपरिवर्ती प्रवाह। और दूसरा क्या आता है हमारा, परिवर्ती प्रवाह। देखो इसके लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, कोई नल हो, नल को हम क्या करते हैं, अगर मान लो खोल रहे हो तो, और इतना धीरे धीरे खोलना, अगर तुमने नल को कभी देखा हो तो तुम क्या करोगे, नल को जैसे जैसे खोलते जाओगे, पूरा नहीं खोलना, हमें धीरे धीरे खोलना है। धीरे धीरे तुम जैसे खोलोगे तो पहले क्या होगी, एक बूंद बनेगी, बूंद गिरेगी, फिर दूसरी बूंद बनेगी, बूंद गिरेगी, फिर तुम धीरे धीरे और थोड़ा खोलते जाओगे तो फिर वहां पे एक पतली सी धार जैसी बनेगी। ठीक है, पतली सी एक पानी की प्रवाह बनेगी, पतली सी एक रेखा जैसी बनेगी, और उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, अपरिवर्ती प्रवाह। मतलब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एकदम सीधी लाइन में गति कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी पानी के कण हैं सभी एक समान वेग से एक दिशा में गति कर रहे हैं। तो ऐसे प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, अपरिवर्ती प्रवाह। मतलब उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी के बाद अगर तुमने देखा हो तो नल को अगर तुम धीरे धीरे खोलते जाओ तो एक समय ऐसा आएगा, पानी क्या होने लगेगा, पूरा फैलने लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मान लो तुमने क्या किया, ऐसे नल किया, तो स्टार्टिंग में जब तुम अगर देखते हो, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे पतली से ऐसे पानी जैसी पाइप बनती है। ठीक है, और उसी के बाद जैसे जैसे तुम नल को और खोलते जाते हो तो उसके बाद पानी ऐसा बहने लगता है, पूरा फैल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलेंगे, सीधा सा बात है, क्या बोल दोगे, परिवर्ती प्रवाह। मतलब इसके अंदर क्या होता है, सभी पानी के कणों की बात करें, सभी अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं, अलग अलग दिशा में गति कर रहे हैं, तो उनका वेग भी अलग अलग होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रवाह। ठीक है, तो अपरिवर्ती मतलब जिसके अंदर पानी के जितने भी कण होंगे सबका वेग समान होगा, दिशा समान होगी, सब चीजें समान होती है, तो उसको अपरिवर्ती प्रवाह। और सभी चीजें अगर अलग अलग हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे परिवर्ती प्रवाह। ठीक है, और उसके बाद अगर देखेंगे सर एक तो नया शब्द हो रहा है प्रक्षुब्ध प्रवाह। अब प्रक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है, जैसे मान लो अब पानी क्या कर रहा है, जैसे मान लो गति कर रहा है, जैसे मान लो नदी है। ठीक है, नदी के अंदर मान लो कि कोई बीच में रुकावट नहीं है, नदी एकदम शांत तरह से बहती जा रही है। और मान लो अगर बीच में कोई बड़ा सा पत्थर आ गया हो, ठीक है, बड़ा सा अगर पत्थर आ गया हो तो वहां पे पानी क्या करता है, वहां पे जाके पानी रुकेगा, जाके उससे टकराएगा, टकरा के फिर साइड से ऐसे फैल के फिर जाएगा, और फिर आगे जाने के बाद वापस कैसा हो जाता है, समान रूप से वहन करने लगता है। तो जो बीच में रुकावट आई, जो बीच में अड़चन आई, उसकी वजह से प्रवाह में जो दिशा में जो परिवर्तन हुआ, उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ, तो ऐसे प्रवाह को हम बोलते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। इसके लिए और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लो पानी की पाइप है, जब तक पानी की पाइप एकदम साफ पाइप है तो उसके अंदर पानी ऐसे गति कर रहा होगा एक समान वेग से। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि पानी के अंदर क्या आ जाए, पाइप के अंदर जैसे मान लेते कोई कचरा अगर जम गया हो, ठीक है, जैसे मान लें यहाँ पे कोई क्या हो चुका है, कचरा जम चुका हो, तो क्या होगा, देखो पानी यहाँ तक तो सीधी रेखा तक आएगा, लेकिन जैसे ही कचरा है तो यहाँ पे पानी रुकेगा, या फिर ऐसे पानी ऊपर होके फिर जाएगा, फिर वापस नीचे नीचे समान रूप से गति करेगा। तो इस बात में पानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम वहन करेगा, थोड़ा पानी की मात्रा कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलते हैं, प्रक्षुब्ध प्रवाह। मतलब किसी अड़चन की वजह से, किसी चीज की वजह से प्रवाह में जो परिवर्तन हो जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, तो ऐसे प्रवाह को हम बोलते हैं प्रक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, और लास्ट एक शब्द धारा रेखा। धारा रेखा मतलब क्या होगा, जिस चीज के लिए धारा रेखा मतलब जो हो जाएगा कि पानी का किसी एक कण को अगर हम मान लें,
पानी का कण जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पे कण ले लिया और कण ऐसे गति करते करते जा रहा है, तो कण का जो गति पथ होगा, जिस पथ पर वो गति कर रहा होगा उसका जो गति पथ होगा, कि वो जैसा पथ पे जिस पथ पे गति कर रहा होगा उस पथ को हम क्या बोलेंगे, धारा रेखा। तो यहाँ पे अगर देखो पहले अगर मान लो कचरा नहीं होता यहाँ पे, तो ये धारा रेखा कैसी होती, एकदम सीधी रेखाएं होती, लेकिन जैसे ही कचरा आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कर्व बनेगा, तो उसका गति पथ कैसे होगा, ऐसे घूम के जाएगा। ठीक है, देखो तो उनके लिए बना लेते हैं। जैसे मान लो पहले वाले के लिए अगर पानी की पाइप एकदम साफ है, बीच में कोई कचरा नहीं, तो उसके लिए धारा रेखा कैसी होगी, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर बीच में कचरा आ गया तो ऊपर वाला पानी अभी भी वैसे ही जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सीधी रेखा में तो पानी कैसे जाएगा, ऐसे गति करते ऊपर जाएगा फिर वापस सीधे। तो देखो दिशा बदल गई, तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलेंगे हम, प्रक्षुब्ध प्रवाह। और या फिर ये जो दिशा होगी, ये जो गति पथ है, ठीक है, ये जो मार्ग है, इस मार्ग को क्या, इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, धारा रेखा। ठीक है, अगर देखो जैसे पानी पहले सीधी रेखा में आया था तो धारा रेखा कैसी थी, एकदम सीधी। अब अगर पूरा नल खोलने के बाद देखते हो तो धारा रेखा कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। और तुम्हारे बुक में इस तरह से देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये धारा रेखाएं दर्शाई गई है अलग अलग बिंदुओं पे। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखनी है इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।